गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द यूनिट्स एंड मेजरमेंट सीरीज, जिसमें अपने अभी किस पे फोकस कर रहे हैं, यूनिट्स पार्ट पे। ठीक है, बहुत ही सेग्रीगेटेड वे में और बहुत ही कंस्ट्रेंट वे से तरीके से चलते हैं। जिस क्वेश्चन पे फोकस्ड है उसी को आंसर करते हैं। तो अभी इससे पहले तक हम क्या पढ़ चुके हैं, तो हमने इससे पहले देखा कि कैसे किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को, फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, और इस डिराइव्ड क्वांटिटी को कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखा जाता है वो अपन ने देखा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पे यूनिट के बेसिस पे मैंने एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है, बस फर्स्ट टाइम था ये। ठीक है, तो अब इससे इक्वेंट होने के लिए इन फंडामेंटल क्वांटिटीज, देखिए इन्हें तो रटना है, यूनिट सिंबल ये सब रटना ही है ऑब्वियसली, और सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई लिख के रटने वाली चीज नहीं है ये। और कुछ सप्लीमेंट्री भी है ये, मतलब इन पे भी बात करेंगे अभी, हैव पेशेंस। ठीक है, अभी इन पे बात हुई नहीं है अपनी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक, ये सब खाली सिंबल और यूनिट बता दिया, बाकी इनका डायमेंशनल एनालिसिस मतलब डायमेंशनल सिंबल नहीं होता है। ठीक है, ये इसलिए एक्सेप्शन है, इसलिए इनको अलग कैटेगरी में डाला गया है। इन 7 क्वांटिटी का यूनिट भी है और डायमेंशनल सिंबल भी है। इनकी सिर्फ यूनिट है, डायमेंशनल सिंबल नहीं है। इफ देयर इज नो डायमेंशनल सिंबल तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहां पे एक्सेप्शन है। और हमने ये देखा कि क्वांटिटीज 2 तरह की होती हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल कौन सी हैं, 7, बाकी जो बच गई वो सारी की सारी डिराइव्ड है, एक्सेप्ट दीज 2 सप्लीमेंट्री विच इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल। क्विक रिवीजन, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट आर द रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अब रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का मीनिंग क्या है। ठीक है, सवाल बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पता चल रहा है क्या पूछ रहा है कि अगर डायमेंशनल एनालिसिस करना है तो उसके कुछ रूल्स होंगे जिसकी मदद से आप उन डायमेंशन के पार्ट को यूज कर पाएंगे। ठीक, और मैं एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ बोलता हूं, जब मैं चैप्टर बिल्ड कर रहा हूं, ठीक है, माहौल बना रहे हैं अपना, उस केस में हम सीधा क्वेश्चन करने में कूद नहीं जाते हैं। बिकॉज जैसे मैंने आपको मैथमेटिकल टूल पढ़ाया तो आपने देखा होगा कि मैंने वहां बहुत सारे एग्जाम्पल्स बीच में एकदम कंसिडर नहीं किए, लेकिन लास्ट में जो उनके लेक्चर्स वहां पे पुट किए जाते हैं वो लेक्चर्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बेयर करते हैं, जिसमें धड़ाधड़ खाली क्वेश्चन करते चलते हैं। ताकि लेक्चर सीरीज देख ली, छोटे छोटे लेक्चर देख के कंसेप्ट बिल्ड कर लिया, एंड आफ्टर बिल्डिंग दोस कंसेप्ट नाउ अब आप उसको यूज कर रहे हैं। तो मैं हर लेक्चर में आप सोचेंगे क्वेश्चन भर भर के हम ले रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उससे आपको कुछ नहीं समझ आएगा। क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ एक ऐसा नहीं होता, ये कोई 10वीं कक्षा का क्या सवाल नहीं है जहां पे एक सिंपल सा एक मिरर दे दिया और एक ऑब्जेक्ट दे दिया और इमेज कहाँ बन रही है और नेचर पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत कुछ डिमांड कर सकता है, तो हर एक चीज को क्रिटिकली समझने के लिए डेटा सेट इकट्ठा होता है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने में भी मजा आएगा, और उसमें बहुत कुछ कॉम्प्लेक्सिटी, इजीनेस भी रखना है तो कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, तो रूल्स समझना है अपने को, लेकिन रूल से पहले अभी तक हम डायमेंशनल एनालिसिस से इतना एक्वेंट हुए ही नहीं है कि डायमेंशन है क्या। चलिए, एक सिंपल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। Let's start with acceleration as an example. ऑब्वियस ही बात है भाई, अपने जिन क्वांटिटी के बारे में जानते हैं उन्हीं को एज ए बेसिक ट्रीट कर पाएंगे। किसी भी क्वांटिटी को थोड़ी उठा के पढ़ने बैठ जाएंगे, जो जानते हैं वही ना, ये तो हर क्वांटिटी पहले पढ़नी पड़ेगी। जैसे अभी देखिए, मैंने आपको बोला था कि फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर लुमिनस इंटेंसिटी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपको गारंटी देता हूं मेंस और नीट के सिलेबस में कहीं आप ये क्वांटिटी यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी इट्स अ टर्म। इंटेंसिटी हम बहुत थरोली पढ़ेंगे, समझेंगे, पावर अपॉन एरिया। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कैसे होता है। जैसे आप किसी बल्ब को यूज करते हैं तो ज़्यादा जब जल रहा है, ठीक है, सोलर पैनल लग रहे हैं घर के ऊपर, वहाँ पे सूर्य की किरणें आ रही हैं। अब जब सोलर पैनल घर पे लगता है तो लगाने वाला कहीं ना कहीं उसका एक एंगल होता है इंक्लिनेशन का, जिसको देखना पड़ता है कि सूरज कहाँ से उगेगा, कहाँ डूबेगा, तो वो पूरे टाइम पे सूर्य की किरणें उस पर आनी चाहिए। ठीक है, मैं सोलर पैनल लगाना नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। तो आप इस फैक्टर को ध्यान रखेंगे सोलर पैनल लगवाते, मतलब उसको लगाते टाइम। अब आप जब ये ध्यान देंगे तो टेक्निकलिटी इसमें क्या कहती है कि इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेज, जो हीट, जो एनर्जी, जो किरणें गिर रही हैं सोलर पैनल पे, वो अगर सबसे ज्यादा होंगी तो बढ़िया रहेगा। अब सूरज यहां से निकल रहा है और सोलर पैनल ऐसे लगा रखा है, तो अबे क्या मतलब है इसका, फिसल पट्टी बना के बहने के लिए है, लेकिन फिसल पट्टी भी नहीं बना पाओगे, छत पे है, सीधा नीचे और फिर ऊपर। तो अब यहाँ पे ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, इनमें इनको टेक्निकली बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट इन क्वांटिटीज के नाम, इनके यूनिट और इनके डायमेंशनल सिंबल को जान लेना है। ठीक है, तो अब मैं आता हूं अपनी क्वांटिटी विच इज द एक्सेलरेशन।
What is acceleration? It is a fundamental quantity or a derived quantity based on our previous discussion. So it's a derived quantity. क्या है ये एक derived quantity है. अच्छा, अब अगर ये एक derived quantity है तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं किससे? फंडामेंटल क्वांटिटीज. चलिए देखिएगा यहाँ पर ध्यान से. ठीक है, यहाँ देख लो. चलो इस यहाँ लिखते हैं. तो अब एक्सेलरेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया. इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में. और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? देखिए अभी मैं यूनिट का सहारा ले रहा हूं, क्योंकि मैंने रूल्स नहीं पढ़ा है. मैं रूल्स पढ़ा दूंगा तो मैं फिर उस एक्सेलरेशन को निकालने के तरीके का सहारा लूंगा, उस फॉर्मूले का सहारा लूंगा जिससे एक्सेलरेशन निकल के आया है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब उसकी यूनिट क्या होती है? बताइए यूनिट क्या है एक्सेलरेशन की? वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर का मतलब क्या है? लेंथ. तो L⁻⁴ मीटर मतलब SI सिस्टम में या MKS सिस्टम में, बट SI बोलना ज्यादा बेटर है बिकॉज वो एक्सटेंडेड है. ठीक है, MKS में खाली 3 क्वांटिटी पे डेफिनेशन दिया हुआ है, आपके SI में 7 क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री भी है. तो उससे हमारा डेटा सेट बढ़ जाता है और फिजिक्स की सारी क्वांटिटी अपने डिफाइन कर पाते हैं. यही तो पर्पस है इस चैप्टर को पढ़ने का, इस पॉइंट को लेने का, यही तो पर्पस है. और क्या है? ठीक है, और है ही क्या? चलिए, तो एक्सेलरेशन यूनिट के हिसाब से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मीटर इज लेंथ ⁻⁴ एंड T⁻⁻², यानी L1 T⁻⁻² इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज? लेंथ एंड टाइम. व्हाट आर द डायमेंशंस? क्या बोला मैंने? देखो मैं इसको लिख देता हूं. चलो, ये पूरा है डायमेंशनल फॉर्मूला. ये L है आपका, T आपका है फंडामेंटल क्वांटिटी, शॉर्ट में लिखा FQ मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी. ये A है आपका DQ यानी डिराइव्ड क्वांटिटी. ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी. 1 एंड -2 ये जो है, ये दोनों क्या है? 1 एंड -2 क्या है? दीज आर दी डायमेंशंस. ठीक है, ये डायमेंशंस हैं. यानी इसको आप ऐसे रीड करिए, ऐसे पढ़िए, 1 इन लेंथ -2 इन टाइम, यानी पावर से रेस कर रहे हैं. तो इससे पता चलता है कि कैसे. देखो मैं फिर से कह रहा हूं, दिस इज डायमेंशन पार्ट. इसका उसके फिजिकल रेलेवेंस, प्रैक्टिकल उसके एप्लीकेशन, उसके यूजेज, लॉज ऑफ मोशन, ये सब नहीं सीख जाओगे आप. दिस इज फर्स्ट चैप्टर, जस्ट ब्रीफ आइडिया, एक रूडिमेंट्री गेस लगता है कि अच्छा इस पे डिपेंडेंट, उससे कुछ नहीं होगा. उसका एप्लीकेशन इसलिए क्रिटिकल है, उतना ही होगा जितना बताया जा रहा है. तो व्हाट आर द रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? ठीक है, अब रूल्स में सबसे पहले जाने से पहले ये थोड़ा सा एक एक्सेलरेशन, एक क्वांटिटी और ली. चलिए एक क्वांटिटी और लेते हैं, वेलोसिटी. वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जल्दी से निकाल के दे दीजिए, क्या होगा? तो उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, यानी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L1 T-1. दिख रहा है कि मुंडी छुपा दी? हाँ दिख रहा है, L1 T-1. यह है वेलोसिटी. तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? L1 T-1. व्हाट इज L? लेंथ पावर 1. ठीक है, डायमेंशन 1 एंड T टाइम ⁻⁻1. ठीक, तो अब ये जो वेलोसिटी, ये सब क्या है? ये इसके डायमेंशन. अच्छा, फोर्स का भी निकाला था, डायरेक्ट लिख देते हैं, यहीं पे बार बार यूज होगा इसीलिए. क्या होता है? M1 L1 T-2. क्या भैया? M1 L1 T-2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. तो मास मतलब kg और वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड है भाई. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. देखो वही क्वांटिटी यूज कर रहे हैं जो 10वीं कक्षा में पढ़ी है. तो मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मास मतलब kg, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड. यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दें भाई, या तुम बता रहे हो? M1 L1 T-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. ठीक, किसका? मोमेंटम का. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंटम. अब ये कुछ एग्जांपल दिए जल्दी ताकि थोड़ा एक आप क्या बोलते हैं, इक्वेंट हो जाए डायमेंशनल फॉर्मूला से. चलिए अब नेक्स्ट पार्ट, इसी में एक ही मिनट रुकिएगा. नेक्स्ट, हाँ एक ही मिनट, नेक्स्ट सवाल पे चले गए गलती से. हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट ये है, सुनिएगा. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स को. वी आर डायरेक्टली मूविंग इनटू रूल्स. तो रूल्स क्या क्या हैं पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, नहीं अच्छा वो वाले रूल नहीं, इस पे आते हैं, इसके रूल देखते हैं. तो इसके रूल्स क्या क्या हैं? व्हाट आर द रूल्स? मतलब उस फ्रेम में रहना जरूरी है. ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी में रूल बनाने से आप बहुत बर्डन्ड हैं, बट रूल बनाने से आप रिदम में आ रहे हैं. आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू विल नॉट इवन रियलाइज कि हाउ दोज रूल्स हैज नाउ बिकम अ पार्ट. स्विमिंग किसी को सीखनी है तो पानी में उठा के फेंक देने से वो नहीं सीख जाएगा इतना आसानी से. ठीक है, हाँ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाली बात है, सर्वाइव करने की कोशिश करेगा आदमी, लेकिन उसके लिए कुछ पैटर्न होगा, कुछ रूल्स होंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा. देन इट विल बिकम योर मसल मेमोरी एंड यू विल स्टार्ट डूइंग इट. सिंपल. ठीक है,
तो अब आप रूल्स को इसको समझेंगे, रूल्स जो आपके फैक्ट मतलब पॉइंट है उसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। द फर्स्ट वी हैव इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मीनिंग क्या है, ठीक है, सुनेंगे भाई ध्यान से। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सुनेंगे इसको ध्यान से। एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए एक क्वांटिटी है Z1 और दूसरी क्वांटिटी है Z2, दो क्वांटिटी हैं, डिराइव्ड फंडामेंटल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट स्पेसिफिक पॉइंट, बट ये दो कोई फिजिकल क्वांटिटी है और ये दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं और इससे हमें तीसरी फिजिकल क्वांटिटी Z3 मिल रही है। यानी Z1 Z2, Z1 एक फिजिकल क्वांटिटी है, Z2 दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है और Z3 हमारी एक और फिजिकल क्वांटिटी है जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं दोनों को जोड़ने से। मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या Z1 और Z2 डायमेंशनली सेम होंगे? क्या बोला मैंने? क्या Z1 Z2, सुनना भाई, ये जो हमारे बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब टाइम पास नहीं है, नहीं तो आप यूज टू कैसे होंगे इन सब चीजों के लिए, ठीक है। तो Z1 और Z2 क्या है? Z1 और Z2 आर ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि Z1 और Z2 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे कमेंट करना है तो मुझे बताइए ये दोनों डायमेंशनली सेम होंगे या नहीं। अगर दो क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे मास और लेंथ ऐड कर सकते हैं क्या? 1 kg प्लस 1 मीटर क्या होगा बे? बावलापन। तो वो नहीं कर सकते, यानी मास और लेंथ को ऐड नहीं कर सकते। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कहता है, रूल कहता है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि दो फिजिकल क्वांटिटीज जब ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, दे शुड बी डायमेंशनली सेम। क्या जरूरी है उनका होना? डायमेंशनली सेम, ठीक है, डायमेंशनली सेम, दे शुड बी, ठीक है, डायमेंशनली सेम। मौसम बाहर बढ़िया एकदम हो गया इसलिए चलिए, तो डायमेंशनली सेम होने चाहिए। अच्छा, अभी इनके फिजिकल सिमिलैरिटी पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं अपने। अब ये नया क्या लाया बंदा, ये बताऊंगा मैं थोड़े टाइम बाद, कुछ चीजें करके फिर मैं लाता हूं, क्योंकि अभी तो कोई एग्जांपल लिया ही नहीं ना अपन ने। तो डायमेंशनल सिमिलैरिटी का मतलब क्या है कि डायमेंशनली अगर इसका डायमेंशन Z1, इसका Z1 का डायमेंशन L है तो इसका भी L होना चाहिए, मतलब ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होना चाहिए और मिलना भी लेंथ चाहिए, तभी क्वांटिटी ऐड हो सकती है। तो मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूं, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूं लेट्स से कि एक लेंथ है L1 और दूसरा एक क्वांटिटी है A जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता और उससे हमें लेंथ L मिल रही है। ये एक एग्जांपल के तौर पे कि हमें यह पता है कि L1 लेंथ है और हमें यह भी पता है कि कैपिटल L भी लेंथ है। तो मुझे बताइए A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A? बताओ भाई। अगर L1 लेंथ है और उसमें एक क्वांटिटी ऐड की जिसका सिंबल A है और मुझे मिल भी लेंथ रहा है, तो मुझे बताइए A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L होगा। क्यों? बिकॉज ऑब्वियस ही बात है भाई, लेंथ में लेंथ ही जुड़ेगा तभी लेंथ मिलेगा, इसमें क्या सोचने वाली बात, ठीक है। तो यहां पे आप नोटिस करेंगे तो दे शुड बी डायमेंशनली सेम। अगर यही सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है, अगर डायमेंशनली सेम नहीं है इसका मतलब ऐसा किया नहीं जा सकता, ठीक। ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए, सेकेंड है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन, जब आप फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब आप फंडामेंटल, मतलब जो आपकी, मैं सिर्फ एक ही कह रहा हूं फंडामेंटल, गलत है ये बात, फिजिकल क्वांटिटी कहना चाहिए जनरल, ठीक है। तो जब आप फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उस केस में ऐसा कोई कंपल्शन आपके डायमेंशनल सिमिलैरिटी का नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मास क्या होता है? मास होता है डेंसिटी, एक मिनट रुकिए, डेंसिटी लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए इसमें लिख देते हैं, मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अरे कही बात है भाई, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ठीक। तो मास क्या है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, अब मुझे बताइए डेंसिटी की यूनिट या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला या वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट सेम होंगे कि अलग होंगे? ऑब्वियसली अलग अलग होंगे। तो जब ये दोनों क्वांटिटीज, ये वाली क्वांटिटी डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब इनके बीच में कोई भी डायमेंशनल सिमिलैरिटी नहीं है। और अगर इनके बीच में डायमेंशनल सिमिलैरिटी नहीं है तो क्या इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
क्या इनको डिवाइड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। डेंसिटी को डिफाइन करो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अरे क्या मास और वॉल्यूम सेम है क्या डायमेंशन? नहीं। तो डिवाइड करते टाइम ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। देयर इज नो कंपल्शन, देयर इज नो कंपल्शन कि जहां पे आप डेंसिटी, मतलब सॉरी डेंसिटी बोल रहा हूं, जहां पर आप फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते अगर वो फिजिकली सेम है या नहीं। ठीक है, ये हो गया सेकंड रूल। दिस इज माय सेकंड रूल। चलिए थर्ड रूल सुनेंगे भाई ध्यान से। थर्ड रूल सुनिएगा। व्हाट इज द थर्ड रूल? थर्ड रूल क्या है? कुछ पहले देखिए, थर्ड रूल पे जाने से पहले, ठीक है, थर्ड रूल पे जाने से पहले मैं कुछ टर्म्स हैं जो आपके साथ एकदम जैसे वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे हैं और फिर थर्ड पे जाते हैं। तो वोकैबुलरी में अब क्या होगा, थर्ड वाला रूल बोलूंगा उसमें कुछ इक्का दुक्का बातें ऐसी बोल दूंगा जिसमें हम रूल छोड़ के उन कीवर्ड्स पे फोकस हो जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते। तो 4 कीवर्ड है, सुनना ध्यान से। 4 कीवर्ड क्या क्या है? तो फर्स्ट कीवर्ड है, पहला जो कीवर्ड है वो है डायमेंशनल। दूसरा कीवर्ड है डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। अब यहां पे 2 चीजें हैं, एक है डायमेंशनल कांस्टेंट, देन दूसरा है डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक, डायमेंशनल वेरिएबल। सेम वे में डायमेंशनलेस भी 2 तरह के होते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहली बात, डायमेंशनल होने का मीनिंग क्या है? डायमेंशनल होने का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग डायमेंशनल? ठीक है, तो डायमेंशनल होने का मीनिंग है दैट द क्वांटिटी इज हैविंग डायमेंशंस। मास, लेंथ, टाइम किसी न किसी पे डिपेंडेंट है, कुछ ना कुछ पावर है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, डायमेंशन लेस होने का मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो वो डायमेंशन लेस है, उसके पास डायमेंशन नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? कांस्टेंट होने का मतलब है उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और वेरिएबल होने का मतलब उसकी वैल्यू वेरिएबल है। सेम वे में डायमेंशन लेस है तो भी उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है और उसकी वैल्यू वेरिएबल हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले डायमेंशनल की बात करते हैं। एग्जांपल के तौर पे डायमेंशनल, ठीक है, मान लीजिए वेरिएबल के फॉर्म में फोर्स, एरिया। अब मान लीजिए आप डिफरेंट डिफरेंट सरफेस ले रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया होगा, तो कुछ यूनिट होगा, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना, एल स्क्वायर करके, मीटर स्क्वायर होता था एल स्क्वायर करके। ऐसी फोर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। क्या उनके पास डायमेंशन है? हाँ। क्या उनकी वैल्यू क्या मतलब उस पॉइंट पे चेंज हो सकती है? बिल्कुल। समझे भाई? क्या वैल्यू चेंज हो सकती है? हाँ। तो ये क्या हुए? वेरिएबल। अच्छा, नेक्स्ट है डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी डायमेंशन भी है और कांस्टेंट भी है। तो ऐसे कांस्टेंट होते हैं, लेट्स से गैस कांस्टेंट आर, वो पीवी इक्वल टू एनआरटी करके एक आइडियल गैस इक्वेशन होगी जिसमें कांस्टेंट आता है गैस कांस्टेंट आर। ठीक है, देन प्लैंक्स कांस्टेंट, इन मतलब एक्सेट्रा बहुत सारे हैं ऐसे, तो ये फिर आप रेडबर्ग्स कांस्टेंट, ऐसे बहुत सारे आते हैं। ठीक है, वो स्टीफन बोल्ट्जमैन। तो अभी एक मतलब मैं हर चैप्टर के लॉ सोचने बैठूंगा तो कुछ ना कुछ याद आ जाएगा, इससे बढ़िया फिक्स करते हैं। तो डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है? और ये देखिए, ये चैप्टर एक तरीके से इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, कि जब कोई बात करना शुरू करेगा तो क्या, अच्छा खाली क ख ग घ सीख लेने से आपको लैंग्वेज आ जाती है? ABCD सीख लेने से यू नो इंग्लिश? ठीक है, अंग्रेजी में पूछा जाएगा तो क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, दिस डजंट हैपन। आप सिर्फ समझ जाते हो कि किस डायरेक्शन में सोचना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना पड़ेगा, क्या कम है, क्या ज्यादा। तो फिजिक्स पूरी पढ़नी तो पड़ेगी बे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट जस्ट एक वो लैंग्वेज है जो बेसिक रूडिमेंट्री इनिशियल पॉइंट पे आई। तो गैस कांस्टेंट हो गया, इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन ये डायमेंशनल होते हैं। इनके पास यूनिट है लेकिन इनकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। देन डायमेंशन लेस। अच्छा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होंगे? डायमेंशन लेस, अबे नंबर 1 2 कोई भी नंबर, पाई हो गया, ये सब क्या है? ये डायमेंशन लेस भी है और कांस्टेंट भी है। 1 का 1 ही रहेगा, नंबर है 1 एप्पल, इसमें क्या यूनिट है? तो ये कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है। थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, इसलिए ये सब आगे हेल्प करेगा इसीलिए। ठीक है, फिर डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब डायमेंशन लेस क्या होता है? जैसे क्वांटिटी कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी है रिलेटिव डेंसिटी। डरना मत, ये सब पढ़ेंगे, आएगा। ठीक है, तो अच्छा क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा? 10वीं कक्षा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 2 वेलोसिटी के रेशियो से डिफाइन करते हैं, v2/v1। तो सोच, ऊपर भी वेलोसिटी है, नीचे भी वेलोसिटी है, डिवाइड करने पे कुछ नहीं बचेगा, यानी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशन लेस।
बट उसकी वैल्यू चेंज होती है। एयर के लिए अलग है, ग्लास के लिए अलग है, ग्लिसरीन के लिए अलग है, अलग अलग मटेरियल में वैल्यू चेंज होगी। ऐसे रिलेटिव डेंसिटी, एक की डेंसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब क्या है, रेशियो ऑफ डेंसिटी है। तो जब ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी है तो कट के कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, डायमेंशनलेस मिलेगा, लेकिन वैल्यू वेरिएबल होगी। समझ आई ये बात की नहीं? चलिए अब इसी पॉइंट को बताकर अब मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल से, जहां पर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होना, डिवाइड होना कोई कंपल्शन बेयर नहीं करता, एडिशन सब्ट्रैक्शन कंपल्शन बेयर करता है कि आप सिर्फ दो क्वांटिटी को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो डायमेंशनली सेम हो। चलिए अब नेक्स्ट ये देखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो सीधा मैं कंसिडर कर रहा हूं, थर्ड जो रूल है उसको देखना ध्यान से। थर्ड रूल ये है कि कुछ फंक्शंस हैं ऐसे, कुछ फंक्शंस हैं ऐसे जिनके बारे में हमें पहले से पता होता है कि वो डायमेंशन लेस हैं। क्या कहा मैंने? डायमेंशन लेस हैं, जिनके पास डायमेंशन नहीं है। तो डायमेंशन लेस होने का मीनिंग क्या है? सुनिएगा ध्यान से, डायमेंशन लेस होने का मीनिंग क्या है? तो डायमेंशन लेस होने का मीनिंग ये है कि उनके पास डायमेंशन नहीं है। अच्छा, तो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, अभी हमने प्लेन एंगल सॉलिड एंगल पढ़ा नहीं है, बट एग्जाम्पल के तौर पे फिर भी मैं बता रहा हूं कौन कौन से फंक्शन है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक लिखता हूं बेटर रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अरे फंक्शन लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये तीन बहुत हैं, वैसे तो इनवर्स भी होता है ऐसे, बट हमारे लिए मतलब चलिए मेंस में है इसलिए इनवर्स भी ले लेंगे। ठीक है, मेंस और नीट दोनों फोकस है अपना। एडवांस तो बोला ना भाई, पहले फंडामेंटल देन आता है एडवांस, अभी नहीं। तो फंक्शंस, फंक्शंस कौन कौन से? चार तरह के फंक्शन है यहाँ पे। कौन कौन से? पहला ट्रिग्नोमेट्रिक, एग्जाम्पल के तौर पे साइन थीटा, ठीक है। दूसरा एक्सपोनेंशियल, एग्जाम्पल के तौर पे ई रेज़ टू पावर एक्स। तीसरा लॉगरिथमिक, एग्जाम्पल के तौर पे लॉग एक्स। चौथा इनवर्स, कि जहां पे ऐसा साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। अभी डरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, मैं पहले ये बात क्लियर कर देता हूं, हम ये सब मैथमेटिकली यूज थोड़ी कर रहे हैं बे। इन विच चैप्टर वी आर, सोच किस चैप्टर में हैं अपन। तो अपन जिस चैप्टर के अंदर हैं उस स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर हम डीलिंग कर रहे हैं, हम रूल सीख रहे हैं। तो पहले हम उस टेक्निकल एस्पेक्ट को समझ लेते हैं, फिर जब अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे देन विल स्टार्ट थिंकिंग। और वैसे भी इनवर्स फंक्शन आपको थोड़ी सॉल्व करना है, जिनकी मैथ्स है वो भी मैथ्स में ही करेंगे, फिजिक्स में नहीं। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन कहीं लिखा मिल गया। अच्छा, इनवर्स फंक्शन इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है कि मान लीजिए अगर कहीं पे, जस्ट थिंक, मान लीजिए कहीं पे टेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री बोल रहा हूं, टेन थीटा इज 2, तो बोलो थीटा कितना होगा? तो उसको ऐसे लिखते हैं, टेन इनवर्स 2। क्या किया समझे? टेन थीटा जब 2 था तो उससे हमें थीटा के बारे में नहीं पता चल रहा था। हाँ, हमें यह पता था कि टेन थीटा का आउटपुट 2 है, लेकिन हमें यह नहीं पता थीटा कितना है। तो उसी को बताने का तरीका क्या है कि टेन थीटा में थीटा है टेन इनवर्स 2। अच्छा, मान ले मैं ऐसा लिखूं कि टेन थीटा इज 1/√3, तो मुझे बताओ थीटा कितना होगा? 30 डिग्री। इस केस में क्यों नहीं लिखा इनवर्स फॉर्म में? अबे पता नहीं था ना। अगर मैं 10 को वहां ले जाऊं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 10 इनवर्स 1/√3 इज थीटा। ठीक है, 10 इनवर्स 1/√3 इज थीटा। तो 10 इनवर्स 1/√3 कितना होता है? तो वो 30 डिग्री है, वो यही कह रहा है। लेकिन जब पता है तो लिख दिया, जब नहीं पता है तो इनवर्स फॉर्म में लिखा, बस। ये भी एक फंक्शन है, खत्म बात। जैसे ये बाकी 3 फंक्शन है। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। अब इनके लिए ऐसा क्या स्पेशल है जिनके लिए रूल बनाना पड़ गया? सुनना, क्या है स्पेशल इनके बारे में? तो इनके बारे में स्पेशल ये है, रूल के फॉर्म में सुनेंगे भाई एकदम ध्यान से, कि ये सारे फंक्शन और इनके आर्गुमेंट, ये सारे फंक्शन और इनके आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब क्या? इनका इनपुट, ये सारे फंक्शन और इनके आर्गुमेंट, ये सब के सब डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं भाई? डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, ये सब डायमेंशन लेस है। ये इसका मतलब जो रूल है ये,
कि ये सारे फंक्शन डायमेंशन लेस है। मतलब क्या, एग्जांपल देखिए, अभी तो रूल बताया ना, प्रैक्टिस करने के लिए तो हर चीज पढ़ानी पड़ेगी ना, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो उसमें आप समझना और क्रिटिकली समझते जाएंगे। अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि साइन थीटा ई रेज़ टू पावर एक्स लॉग एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये लिखा आपने ने, ये सारे फंक्शन और इनके आर्गुमेंट मतलब क्या, इनपुट, ये सब डायमेंशन लेस होते हैं। मतलब मान लिया अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई ई रेज़ टू पावर एक्स, मान लीजिए फंक्शन है, डरने की जरूरत नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं डायमेंशनली सोच। फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप फिजिक्स में एंटर करेंगे, ये मतलब सेकंड चैप्टर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट से, फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतने टिपिकल नहीं होते, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स। अच्छा, मान ले कि ये जो a है ये मुझे पता है ये लेंथ है, ठीक है। तो मुझे बताओ a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा l, सिंपल, लेंथ है, मैंने बोल दिया लेंथ है। अब मुझे चाहिए व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y, ठीक है, मुझे चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y कितना है, ठीक है। अब अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y चाहिए, अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अभी मैंने एग्जांपल देना स्टार्ट नहीं किया सॉल्विंग वाले, ना मैंने कोई प्रूफ मतलब कोई डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना शुरू किया है, उसके लिए मैं बोला ना अभी इसके बाद जस्ट जो लेक्चर होगा उसी में वही करने वाले। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर मतलब a इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स। अब मुझे चाहिए कि भैया ये बताओ सिर्फ y का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं सिंपल बोलूंगा कि भैया y जो है, ठीक है, y जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी l है। क्यों l है, y नहीं, y बोलेंगे तो दो कौन सा y कब आएगा ऐसा बोलना मुश्किल होगा। सुनना, इफ द फंक्शन इज y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स, अगर ये है तो यानी y किससे बना हुआ है, दो चीजों से बना हुआ है, एक ई रेज़ टू पावर एक्स और एक a से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे, जब a को और ई रेज़ टू पावर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, y। तो y का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वैसे ही मिलेगा जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब सोचो, y का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कैपिटल L लगा दिया, लेकिन e के लिए मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैं 1 लिख के छोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैं 1 लिख दूंगा बस, 1 लिख दूंगा बस। क्यों 1 लिख दूंगा, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। और अगर ये डायमेंशन लेस है तो इसका डायमेंशनल एनालिसिस में कोई रोल नहीं है, एंड दिस विल नॉट इंपैक्ट डायमेंशनली, ये समझ जा पहले। यानी y का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या है, l। चलिए अब इसका जो पार्ट 2 है उसमें और प्रैक्टिस करते हैं, रूल्स को कंबाइन करते हैं और थोड़ा मिक्सचर से डराते हैं ताकि हर चीज की प्रैक्टिस हो, और फिर जो इसका एक्चुअल सवाल है, लास्ट सवाल है, दैट इज द एप्लीकेशन, अपन उस पर जा सके। बाय, थैंक यू।